चलिए आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 देखते हैं कि हमें उसमें कैसे क्या कुछ करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ऐसी स्टेटमेंट बतानी है कि जो भी स्टेटमेंट गिवन है वो सही है या गलत, और हमें उसके लिए अपना रीजन देना है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है कि ओनली वन लाइन can pass through a single point। अब हमें बताने की ये स्टेटमेंट हमारी सही है गलत है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। ठीक है, सिंगल पॉइंट से। तो ये चीज तो गलत है। ये देखो, मैं इस सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास कर सकती हूँ, एक लाइन नहीं। तो इसके क्या हो गया? फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, बिकॉज सिंगल पॉइंट से हम मेनी लाइंस प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सेकेंड, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या बोला है? सेकेंड क्या है? देयर आर एन infinite number of lines which pass through two distinct points। उसने क्या बोला है कि हमारे पास दो डिस्ट्रिक्ट पॉइंट है। मान लो सपोज कर लिए ये दो डिस्ट्रिक्ट पॉइंट है हमारे पास। इनसे बोल रहे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को हम पास करवा सकते हैं। इनसे तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन को कैसे पास करवाएंगे? सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है इससे। तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट दिस इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज ड्यू टू एग्जाम। आपने एक एग्जाम पढ़ा था, फर्स्ट एग्जाम पढ़ा 5.1 एग्जाम है आपका, जो उसमें ये बोलता है कि हमारे पास दो डिस्ट्रिक्ट पॉइंट से सिर्फ एक लाइन को हम पास करवा सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, थर्ड पार्ट, a terminated line can be produced indefinitely on both sides। This is true। थर्ड पार्ट कह रहे कि टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों साइड से प्रोड्यूस करवा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज ड्यू टू पोस्टुलेट सेकंड। पोस्टुलेट सेकंड में भी यही कहता है कि एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। ठीक है, बहुत साइड। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। जब उसने ये बोला है कि दो सर्कल इक्वल है तो उनकी रेडियस भी इक्वल होगी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू थी। फोर्थ पार्ट, मान लो सपोज करो हमने अपना कंपास अपनी साइड से खोल लिया, हमारी मर्जी उतनी खोल लिया, हमने इतना खोल लिया। ठीक है, इस कंपास को बिना हिलाए, बिना बंद किए कि कुछ भी किए, उससे हम एक सेंटर से एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब उस कंपास को हमें बिल्कुल नई मूवमेंट करवानी है, जितना है हमें सिर्फ उतना ही रखना है। उसको इतना करके फिर से क्या कर दिया, सेंटर पे रख के हमने उसको सेंटर पे रख के जितना पहले खोला था उतना सेम खोल के हमने सर्कल बना दिया, ड्रॉ कर दिया। तो उसके बाद क्या ये दोनों सर्कल सेम होंगे? ऑब्वियसली जब हमने अपने कंपास को मूवमेंट ही नहीं की, एक बार जितना खोल लिया, एक बार रेडियस जितनी ले ली, सेकंड सर्कल भी हमने उसी रेडियस के साथ उस सर्कल को ड्रॉ किया, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों सर्कल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद फिफ्थ, अगर आपके पास कोई लाइन गिवन है ए बी और वो पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर गिवन है ए बी है, वो पी क्यू के इक्वल है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में गिवन है कि जो पी क्यू है वो एक्स वाई के इक्वल है। तो दिस इज ट्रू और फॉल्स। तो ये चीज हमने एग्जाम फर्स्ट एग्जाम में पढ़ा था हमने कि अगर कोई दो अलग चीजें सेम चीजों के इक्वल है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। आप इन दोनों को ऐसे लिख सकते हो, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, देन एक्स वाई इक्वल्स टू पी क्यू। तो
तो हमने बताया था कि अगर कोई दो डिफरेंट चीजें सेम चीज के इक्वल है तो वो आपस में भी इक्वल होंगी। तो जब अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो जो ए बी है वो एक्स वाई के इक्वल भी होगा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो खत्म हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें जो ट्रू फॉल्स बताने हैं वो विद रीजन बताने हैं आपको। रीजन मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। आपके पास काफी सारे टर्म्स गिवन है, उनकी डेफिनेशन को डेफिनेशन लिखनी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, बट दे आर। अगर जो आप डिफाइन करोगे उनके अंदर जब स्टेटमेंट लिखते हो तो स्टेटमेंट के अंदर कोई ऐसी टर्म आती है कि जिसको आप उसको भी डिफाइन कर सकते हो। अगर है तो हमें उसको डिफाइन करना है। फर्स्ट, पैरेलल लाइंस। तो हमें पता होना चाहिए पैरेलल लाइंस क्या होती है। सब बच्चे अपने अपने उसमें लिख सकते हैं, अपने अपने स्टेटमेंट में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिख दी वही सही है। तो कोई दो ऐसी स्ट्रेट लाइन जिनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो कोई दो ऐसी स्ट्रेट लाइन जिनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। या फिर सेकेंड लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि ऐसी दो स्ट्रेट लाइन जिनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, फिर उसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास और टर्म है या नहीं है। टू स्ट्रेट लाइन, ये पैरेलल लाइन था, ठीक है, which have no point in common। no common point, ठीक है। दो ऐसी स्ट्रेट लाइन जिनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट में ये देखना है हमें कि कोई कुछ टर्म्स हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्वियसली है फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, सभी को पता है। स्ट्रेट लाइन को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जो पॉइंट होते हैं फ्लैट सरफेस पे, हम प्लेन सरफेस पे कहीं भी एक पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं, रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं। जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो एक पॉइंट से बनती है, ठीक है, दो पॉइंट से बनती है। स्ट्रेट लाइन को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे उस स्टेटमेंट के अंदर भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइन जो एंगल बनाती है इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर 90 डिग्री का। यानी क्या कहने का मतलब है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है उस पर वो क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। जब दो हमारी इंटरसेक्ट लाइन दो इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टू इंटरसेक्टिंग लाइन मेकिंग एन एंगल, टू इंटरसेक्टिंग लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ओके। ऐसी दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। थर्ड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट सबको पता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिनके दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। ए लाइन विद टू एंड पॉइंट, ए लाइन विद टू एंड पॉइंट, ठीक है। एक ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट हमें पता हो। उसके बाद फोर्थ, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होती है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या कहते हैं कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसका एक पॉइंट सेंटर पर हो और एक पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर हो, ठीक है, कहीं पर भी हो। जैसे मान लो यहाँ पर देखो कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसका एक पार्ट तो सेंटर पे हो और दूसरा पार्ट आपके पास सर्कल के ऊपर कहीं भी हो सकता है। मान लो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाती है, हमारे पास रेडियस कहलाती है, ठीक है।
समझ में आया कि रेडियस क्या होती है? तो क्या लिखेंगे? द लाइन सेगमेंट विद वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड अदर एट पॉइंट एट ऑन द सर्कल. The line segment which one point one end point at the center and any other point on circle. इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल. सर्कल की रेडियस. उसके बाद स्क्वायर. स्क्वायर क्या होता है? ऐसी क्वाड्रिलेटरल शेप जहां पर साइड तो सेम है ही, उनके जो एंगल्स हैं वो भी सभी क्या है? सेम है. ठीक है. सेकंड का कौन सा पार्ट है? ये फिफ्थ पार्ट है. स्क्वायर. क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? ऐसी जिसकी चारों साइड होती है बंद होती है. ठीक है. तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल फिगर जहां पर चारों साइडें तो इक्वल होती हैं, वहां पर वो एंगल्स होते हैं वो भी सभी क्या होते हैं? ऑल एंगल्स राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल होते हैं. तो एक क्वाड्रिलेटरल with all side equal and all angles are right angle. ठीक है. यहाँ पर ये सेकेंड क्वेश्चन था. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास. कंसिडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो. हमारे पास दो पोस्टुलेट गिवन है. फर्स्ट पोस्टुलेट है हमारे पास गिवन एनी टू डिस्ट्रिक्ट पॉइंट ए बी. अगर हमारे पास दो डिस्ट्रिक्ट पॉइंट है ए बी, ठीक है, ए डिस्ट्रिक्ट पॉइंट बी डिस्ट्रिक्ट पॉइंट ए बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी. अगर उसके ऊपर क्या थर्ड पॉइंट सी हो सकता है? तो ऑब्वियसली ये पोस्टुलेट हमारा राइट है कि यहाँ पर अगर कोई दो डिस्ट्रिक्ट पॉइंट है, वहां से एक लाइन पास हो रही है, तो उस लाइन पर हमारा एक थर्ड पॉइंट हो सकता है. तो ये पोस्टुलेट राइट है. उसके बाद देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स एट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. कह रहा है कम से कम 3 पॉइंट है वो सेम लाइन पर लाए नहीं कर सकते. जैसे मान लो, अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ. मान लो ये 2 पॉइंट है, तो एक स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट से हमारी बन जाती है, तो हमें तीसरे पॉइंट की क्या जरूरत है? ठीक है. यहाँ पर कोई पॉइंट है हमारा सी, तो वो कह रहा है कि अगर जब हमारे पास 2 पॉइंट है तो क्या कम से कम 3 पॉइंट से हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं? कम से कम हम 3 पॉइंट से लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते. नॉट बोला है. ठीक है. तो ऑब्वियसली राइट है कि हमें एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है? 2 पॉइंट की जरूरत होती है. सेकेंड भी राइट है. डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म. अब हमें देना है कि क्या ये पोस्टुलेट है वो अनडिफाइंड टर्म को कंटेन करते हैं. ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी ऐसे टर्म है कि जिनको हम अनडिफाइंड है जो. ठीक है. तो फर्स्ट का पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों पोस्टुलेट समझ में आए. फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि दो डिस्ट्रिक्ट पॉइंट पर एक थर्ड पॉइंट हमारा लाई कर सकता है. ठीक है. लेकिन ये कहता है कि हमें एक लाइन बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत होती है. ठीक है. तो उसने क्या कहा है? उसने भी यही कहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट, कम से कम 3 पॉइंट्स आर दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. कि कम से कम 3 पॉइंट ऑन सेम लाइन पर नहीं हो सकते. मतलब वो 2 पॉइंट ही लाइन को बना सकते हैं. 3 पॉइंट जरूरी नहीं है वो 3 पॉइंट लाइन को बनाए. तो फर्स्ट डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म. तो क्या लिखेंगे? यस, these postulate contain many undefined terms. ठीक है. सेकंड क्या पूछा गया है? आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है, जो एक्सॉइम्स है, उनको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्या लिखेंगे? यस, they are consistent because they refer to two distinct
सिचुएशन, जो दो हमें सिचुएशन की है वो अप्लाई होती है, ठीक है, तो वो क्या है, कंसिस्टेंट है। एंड लास्ट क्या पूछा गया है कि डू दे फॉलो फ्रॉम इक्विलेट पोस्टुलेट, एक्सप्लेन, क्या ये आपके पास जो गिवन है वो इक्विलेट पोस्टुलेट से फॉलो करते हैं? नहीं, पोस्टुलेट में तो हमें ऐसा कभी कुछ बताया नहीं, हमें 5 पोस्टुलेट बताए थे, उसमें से ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, नो, नो दीज पोस्टुलेट do not follow Euclid postulates, ठीक है, दे फॉलो एन एग्जाइम, ये एग्जाइम को फॉलो कर रहे हैं, पोस्टुलेट को नहीं, दे फॉलो है ना एग्जाइम, ठीक है, गिवन टू डिस्ट्रिक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक, ओके, लाइन दैट थ्रो दिन पॉइंट। समझ में आया थर्ड क्वेश्चन? फॉर दो पोस्टुलेट गिवन थे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए थे हमारे से कि ये बताने थे हमें, तो फर्स्ट पोस्टुलेट भी सही था, सेकंड पोस्टुलेट भी ठीक था, ठीक है, लेकिन ये पोस्टुलेट नहीं थे, ये एग्जाइम थे, तो इसलिए ये इक्विलेट पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, कह रहा है कि ए एंड बी दो पॉइंट है और जो सी पॉइंट है उस पे लाई कर रहा है, सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, जहां पर हमें प्रूव करना है कि ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर, तो फिगर हमने बना ली, तो उसमें क्या बोला है कि ये चीजें तो हमें गिवन है, ए सी इक्वल्स टू बी सी तो क्या है, गिवन है, और ये क्या करना है, टू प्रूव, ठीक है, ये करना है, तो ए सी बी सी दोनों इक्वल है, तो ये इक्वल कब होती है, जब ये सी है वो ए बी का मिड पॉइंट होता है, तब इक्वल होती है, ठीक है, उसके बाद हमें प्रूव करना है ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, तो हम क्या करेंगे कि हम इन्हीं को लेके चलते हैं, ठीक है, ए सी को लेके चलते हैं, ए सी को मैं क्या लिख, सॉरी ए बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी लाइन को जो सी का मिड पॉइंट है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, बिकॉज सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन, ठीक है, तो मैंने इस ए बी को कंप्लीट को कैसे तोड़ दिया, ए सी प्लस बी सी के अंदर तोड़ दिया मैंने, उसके बाद यहाँ पर हमें गिवन है कि ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर बी सी को हम ए सी लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रूव करना है उसके अंदर देखो कि हमें दो कौन सी टर्म चाहिए, ए सी और ए बी चाहिए, तो ए बी और ए सी चाहिए, तो यानी हम बी सी की जगह पर क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से पता चलता है कि हमें प्रूव क्या करना है, अदरवाइज हम ए सी की जगह बी सी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या प्रूव है कि ए सी को ए बी का हाफ दिखाना है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखेंगे, हम ए सी की जगह क्या लिखेंगे, बी सी, सॉरी बी सी की जगह क्या लिखेंगे, ए सी गिवन, ठीक है, रीजन लिखेंगे यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी, और यहाँ पर क्या है, ए सी को फाइंड करना है, तो ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। समझ में आया कि हमें एक लाइन गिवन है ए बी और उसका मिड पॉइंट उस पर सी एक लाई कर रहा है, ठीक है, और उसमें गिवन है कि ए सी है वो बी सी, तो ए सी और बी सी इक्वल तभी होते हैं जब वो सी होता है, वो मिड पॉइंट होता है उस लाइन का। उसके बाद प्रूव करना है ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, तो हमने क्या किया कि ए बी को हमने कुछ इस तरह दो पार्ट्स में तोड़ दिया कि ए सी प्लस बी सी, तो यहाँ पर हमें गिवन है कि ए सी है वो बी सी के इक्वल है, तो आप ए सी की जगह बी सी भी लिख सकते हो और बी सी की जगह भी ए सी लिख सकते हो, लेकिन हमें जो प्रूव करना है हमें उसमें चेक करना पड़ेगा कि हमें क्या लिखना है, तो हम क्या करेंगे कि ए सी और ए बी के अंदर टर्म चाहिए, तो ए सी और ए बी के अंदर चाहिए तो हम बी सी को ए सी लिख देंगे, ठीक है, आंसर आ गया। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है कि अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है और उसके अंदर पॉइंट सी है वो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी का,
क्वेश्चन नंबर 4 में यही था हमारे पास कि 2 पॉइंट थे और बीच में सी था, तो ये इस बार इन्होंने बोल दिया कि सी है वो मिड पॉइंट है। पिछले क्वेश्चन में दे रखा था कि AC और CB इक्वल है, तो वो मिड पॉइंट हो गया। उसके बाद प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें प्रूव करना है कि जो AB लाइन सेगमेंट है इस पर सिर्फ एक ही मिड पॉइंट है, इसके अलावा कोई मिड पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या है, हमें क्या गिवन है, हमें क्या प्रूव किया था, AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC किया था प्रूव, तो ये चीज गिवन है क्योंकि उसने क्वेश्चन नंबर 4 को बोला है। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर मैं कोई भी D पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर कोई भी मैंने D पॉइंट ले लिया, तो अब मैंने क्या किया कि AB है वो हाफ ऑफ AC के इक्वल है, तो सेम मैं AB है वो हाफ ऑफ AC के इक्वल है, तो सेम मैं ऐसे दिखा सकती हूँ कि AB है वो हाफ ऑफ AD के इक्वल है, AB है वो हाफ ऑफ AD के इक्वल है। जैसे देखो AB इक्वल था, यहाँ पर मिड पॉइंट था, तो इस स्टेटमेंट को मैंने क्या दिखाया था, क्या प्रूव किया था फोर्थ क्वेश्चन में कि AB है वो हाफ ऑफ AC का इक्वल है। तो सेम उस चीज से यहाँ पर है AB, तो यहाँ पर D पॉइंट है, तो सेम उसी चीज से मैं ये प्रूव नहीं कर सकती कि AB है वो हाफ ऑफ हाफ ऑफ AD है, प्रूव कर सकते हैं ना। तो मैंने सिर्फ क्या लिखा, वही चीज लिखी है मैंने। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है कि जो D पॉइंट है वो C पॉइंट के ऊपर है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अगर इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड ऑटोमेटिकली इक्वल होगी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो AB हाफ ऑफ AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AD, यहाँ से क्या है AC इक्वल्स टू AD, कि क्या है जब AC है वो AD दोनों बराबर होंगे, AC AD बराबर कब होंगे, या तो C है वो D के ऊपर आएगा या D है वो C के साथ कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड करेगा। ठीक है, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है कि कल भी बताया था कि एक के ऊपर एक का होना पूरी तरह से कवर कर लेना, तो वो AC और AD दोनों बराबर है, तो AC और AD दोनों बराबर है, तो ये बराबर कब होंगे, तब ये एक ही पॉइंट के ऊपर आएंगे, या तो हम इसको C बोल लो या D बोल लो, तो ऑटोमेटिकली क्या प्रूव हो गया कि हमारी एक लाइन सेगमेंट AB पर सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, मिड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 5.10 आपके पास एक फिगर गिवन है जहां पर लिखा है A B C and D, if AC equals to BD then prove that AB equals to CD। ये गिवन है हमें और ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करना है ये चीजें देखनी है हमें। यहाँ पर देखो गिवन क्या है हमें, AC इक्वल्स टू BD, ये चीजें गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है कि जो AB है वो CD के इक्वल है। तो जो चीज हमें दी हुई है हम उसी का यूज कर लेते हैं। AC इक्वल्स टू BD हमें दिया हुआ है, तो हम AC को बता सकते हो, आप कैसे लिख सकते हो, फर्दर इस B पॉइंट को भूल जाओ। ठीक है, AC को बताओ अब आप कैसे लिख सकते हो, सॉरी इस D पॉइंट को भूल जाओ। ठीक है, यहाँ तक लाइन है, ये A से लेकर C तक लाइन है, तो आप AC को कैसे लिख सकते हो, इसके लिए इसको थोड़ी देर भूल जाओ। आप इसको कैसे लिख सकते हो, AB प्लस BC, सेम। अब क्या है, BD लाइन है, BD लाइन, अब इस वाले को भूल जाओ, तो BD लाइन को कैसे लिख सकते हो, BC प्लस CD। ठीक है, जब आपके पास आपको पता है कि बीच में इक्वल का साइन होता है तो दोनों साइड अगर सेम चीजें हो तो वो कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ से BC कैंसिल हो गया, तो AB इक्वल्स टू CD, और आपको आई थिंक ये चीज प्रूव करनी है, AB इक्वल्स टू CD। समझ में आया कि आपको एक फिगर गिवन है, वहां पर 4 पॉइंट गिवन है, उस लाइन पर 4 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, जहां पर आपको गिवन है कि AC है वो BD के इक्वल है, तो हमें उसी चीज का यूज करके हमें प्रूव करना है कि AB इक्वल्स टू CD। तो हमने पहले AC लिया, ये BD ले लिया, तो पहले हमने AC लाइन ले ली, इस पॉइंट को हम भूल गए। AC लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं, AB प्लस BC, देन BD लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं, BC प्लस CD। ठीक है, वहां से वो BC कैंसिल हो गया और AB इक्वल्स टू CD आ गया। ये क्वेश्चन नंबर था आपके पास 6।
एंड लास्ट क्वेश्चन दिस एक्सरसाइज 5.1 7 क्या बताना है कि y इज एक्सॉइम 5 एक्सॉइम 5 को देखना इज द लीस्ट ऑफ इक्लियड एक्सॉइम्स। कह रहा है कि एक्सॉइम जो 5 है वो इक्लियड एक्सॉइम लिस्ट में दिया हुआ है। कंसीडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ, उसको आप यूनिवर्सल ट्रूथ में ही कंसीडर्ड क्यों किया जाता है। नॉट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट, हमें बताया गया है कि ये फिफ्थ पोस्टुलेट का नहीं है, ठीक है। तो जो एक्सॉइम 5 है आपके पास उसमें दिया हुआ है, तो एक्सॉइम 5 क्या है कि द होल पार्ट इज ग्रेटर, सॉरी द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। एक्सॉइम 5 क्या है हमारे पास, एक्सॉइम 5 क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे है हमें ये बताना है। तो ये हमने एक्सॉइम पढ़ा था, हमने तब भी बताया था कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ, आप दुनिया में ऐसी कोई भी चीज ले लो, कोई भी चीज अगर आप उसके पार्ट्स करते हो तो वो कभी भी पूरी वाली चीज से जो उसके पार्ट किए हैं वो कभी भी बड़ी नहीं होगी, हमेशा पार्ट बड़ा होगा। एग्जाम्पल लिख के देख लेते हैं। मान लो मैंने एक लाइन ली है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, अगर मुझे इसके पार्ट करने हैं 2 4 6, सॉरी यहाँ 5 कर लो, तो 7 और ये 3, यानी कि ये पार्ट 2 है, ये 5 है, ये 3 है, ठीक है। पूरी लाइन कितनी है 10 सेंटीमीटर है, मैंने उसके 3 पार्ट्स कर दिए 2 5 3, 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। क्या कभी जो आपने ये पार्ट किए हैं क्या ये कभी 10 से बड़े हो सकते हैं? कैसे बड़े होंगे, क्योंकि पूरी लाइन ही हमारी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमारा कहने का क्या मतलब है कि आप ऐसी कोई भी चीज ले लो, कोई भी चीज जिसके अगर आप पार्ट करोगे तो जो उसके पार्ट है वो कंप्लीट से छोटा ही होगा। यानी हम इस लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो कंप्लीट पार्ट है, जो कंप्लीट है वो अपने पार्ट में से हमेशा बड़ा होगा। तो द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप यूनिवर्सल में कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने एक एग्जांपल करवाया था, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। समझ में आया? यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5.1 फिनिश होती है।